हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, वो भी टर्म 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको फाइनल एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं यह आपको एग्ज़ाम के लिए आग लगाने वाला वीडियो लाया हूं दोस्तों। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए। अथवा यह क्वेश्चन दे सकता है, समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कहेगा तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, समष्टि आर्थिक अध्ययन के निम्नलिखित उदाहरण है। नंबर 1 में राष्ट्रीय आय, नंबर 2 में बेरोजगारी की स्थिति, 3 में हो जाएगा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन, चौथा में हो जाएगा व्यावसायिक गतिविधियाँ, 5वां में हो जाएगा विदेशी व्यापार एवं मुद्रा भंडार, 6ठा में हो जाएगा विश्वव्यापक मंदी। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि परक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के समग्र इकाइयों का अध्ययन होता है। इससे सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्या जैसे सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय इत्यादि अध्ययन किया जाता है। तो यह समष्टि अर्थात समष्टि का अर्थ ही होता है बड़ा, समष्टि में बड़ा और व्यष्टि में छोटा होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। या फिर कह देगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बताएं। कोई भी क्वेश्चन पूछते इसका यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसको में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में देश विदेश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यष्टि से बना है व्यक्तिगत आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करना, और समष्टि अर्थात से बना है संपूर्ण गतिविधियों का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। अर्थात यह व्यष्टि अर्थात निजी के लिए होता है, समष्टि पूरे देश के लिए होता है। इसके बाद दूसरा का पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत, उसके निर्धारण तथा उसके भावों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा व्यय का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत तथा समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात इसमें कीमत होती है और उसमें आय होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक और उपभोग कीमत तंत्र पर कार्य करती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार आय है। अर्थात इसमें आधार आय होता है और इसमें उत्पादक और उपभोग पर निर्भर करता है। यह कौन सी सिद्धांत है? व्यष्टि कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि आय सिद्धांत है। इसमें कीमत पर निर्धारित किया जाता है और उसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, व्यय पर आधारित होता है। व्यष्टि में व्यक्तिगत इकाइयों की अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है,
संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाए संबोधित से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किसने किया? तो समष्टि अर्थशास्त्र ने। इसके बाद है माइक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है अर्थात बड़ा। माइक्रो का अर्थ बड़ा होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट चलिए इसके बाद देखते हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में समूचे अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्तरीय व्यवहार योग एवं औसतों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है अर्थात किससे है? तो संपूर्ण उत्पादन स्तर से, कीमत स्तर से, रोजगार स्तर से अर्थात उपयुक्त सभी। का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो रोजगार का सिद्धांत, मुद्रास्फीति का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन है, बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एच. स्पेलेंडर। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा एम.एच. स्पेलेंडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है अर्थात वह राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, कैसा अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, समष्टि आर्थिक अध्ययन के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत पर स्तर या फिर आर्थिक विकास। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं, स्टॉक अर्थात जमा करना और प्रवाह मतलब चलना। जैसे पानी, कभी अब टंकी में पानी को रख देते हैं तो स्टॉक के अंतर्गत आता है, जब नदी में पानी बहता है वह प्रवाह के अंतर्गत आता है। इसके बाद चलिए देखिए हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। तो स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, जबकि प्रवाह का अर्थ आर्थिक चर के वह मात्रा जिससे किसी समय अवधि के दौरान मापा जा सके। स्टॉक का कोई दूसरा परिमाप नहीं होता, जबकि प्रवाह का समय परिमाप होता है। इसके बाद स्टॉक स्टैटिक अवधारणा है, जबकि प्रवास का एक गंतव्यात्मक अवधारणा है। अर्थात स्टैटिक अर्थात एक जगह जमा रहता है, रिस्टोर रहता है, या फिर कहिए एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, जबकि प्रवाह अर्थात धारा, जो मैंने पानी का धारा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात गंतव्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसमें समय का भी परिमाप होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मुद्रा का परिमाप, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, स्टॉक, उपभोग, विनियोग, आय आदि प्रवाह है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टॉक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया गया। तो मुद्रा का परिमाप, अर्थात आपके पास जितना पैसा रहेगा आप उतना ही खर्चा कीजिएगा, आप उसको स्टॉक रखिएगा। धन स्टॉक है, गोदाम में रखे गए गेहूँ स्टॉक है, अर्थात कहने का अर्थ है कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉक के लिए मुद्रा का परिमाप, धन, गोदाम में रखे हुए गेहूँ, ये सब इसके स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, संपत्ति, बचत, निर्यात या लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति अर्थात स्टॉक रहता है, इसीलिए राइट आंसर संपत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में क्या अंतर है, अर्थात राष्ट्रीय आय क्या है और निजी आय क्या है। यह आपके लिए 3 नंबर का VVI क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और हाँ फाइनल एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखिए, इसके राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय, एक दिन लिख देंगे राष्ट्रीय आय, एक दिन लिख देंगे निजी आय। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नंबर पॉइंट 1 हो जाएगा, इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की आय सम्मिलित होती है, जबकि इसमें केवल निजी क्षेत्र की आय सम्मिलित होती है। इसके बाद है दूसरा का पॉइंट है, इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होता है, इसमें साधन आय एवं हस्तांतरण आय दोनों शामिल होते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है इसका, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता, जबकि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज निजी आय का भाग होता है। अर्थात इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात डिफरेंस निकाल सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। ये राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक राष्ट्रीय आय होती है, जबकि निजी मतलब केवल अपना ही होता है, निजी व्यक्ति के लिए होता है। ये राष्ट्रीय आय पूरे देश के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, जिसको NDI कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की अवधारणा राष्ट्रीय आय से अलग है। एक राष्ट्र एक दूसरे की अवधि में जो व्यय करता है वह राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है, अर्थात व्यय में इस खर्चा करता है। इसे ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में शुद्ध प्रत्यक्ष कर तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण आय को जोड़ा जाता है, अर्थात राष्ट्रीय परियोजना आय इक्वल टू हो जाएगा राष्ट्रीय आय, अर्थात जो आपका राष्ट्र का आय होता है, इसके बाद शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से शुद्ध हस्तांतरण भुगतान होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, निवेश मांग फलन क्या है। निवेश, तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश मांग तथा ब्याज दर के संबंधों को निवेश फलन के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 2 है, निवेश मांग तथा ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है, अर्थात ब्याज दर में कमी होने से निवेश मांग में वृद्धि होती है तथा ब्याज दर में वृद्धि होने से निवेश मांग में कमी होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निवेश गुणांक की अवधारणा एवं प्रक्रिया। तो इसका क्वेश्चन आपको पूछ देगा, निवेश गुणन को परिभाषित कीजिए, या गुणन क्या है या निवेश गुणन क्या है, इसका MPC एवं MPS से क्या संबंध है, या विनियोग गुणन या निवेश गुणन की अवधारणाओं को समझाए। ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसका सबका एक ही आंसर होगा जो यहाँ दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश में होने वाले परिवर्तन के परिणाम फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। जब किसी देश में निवेश में वृद्धि की जाती है तो निवेश में जितनी वृद्धि की गई है आय में उतनी ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि उससे कई गुना वृद्धि होती है। यदि निवेश में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि से उत्पादन में 3 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है तो गुणांक का मान 3 होगा। अर्थात इसमें देखिए 100 करोड़ में रुपये की वृद्धि में उत्पादन में 3 करोड़ हो गया, अर्थात इसका 3 गुना हो गया, इसीलिए इसका गुणक क्या हो जाएगा 3, अर्थात 3 से गुना करने पर ही 100 में अगर 3 से गुना करेंगे तो
300 होगा। उसी प्रकार यदि 100 रुपये की वृद्धि में उत्पादन में 400 रुपये की वृद्धि होती है तो उसका गुणांक मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात जितना दिया हुआ है उसमें जितना डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वही गुणांक कहलाता है। इस प्रकार निवेश की तुलना में आय से अधिक गुना की वृद्धि होती है उसे ही निवेश गुणांक कहते हैं। निवेश गुणांक अर्थात इसे के से सूचित करते हैं तो निवेश गुणांक के इक्वल टू होता है आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन अर्थात डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। गुणांक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC में संबंध तो निवेश गुणांक के इक्वल टू 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात 1/1 माइनस MPC, क्योंकि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। इसलिए गुणांक तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध कैसा संबंध है तो निवेश गुणांक के इक्वल टू 1 सीमांत बचत प्रवृत्ति अर्थात 1/MPS होता है। इसके बाद बता रहा है अर्थात गुणांक के तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति में विपरीत संबंध होता है। उचित सीमांत बचत प्रवृत्ति गुणन के मान को घटाएगी तथा नीची सीमांत बचत प्रवृत्ति गुणन के मांग को बढ़ा देती है। इस तरह से होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है निवेश गुणांक अर्थात उसके कैसे कहते हैं तो के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है, जहां डेल्टा वाई इक्वल टू आई में परिवर्तन और डेल्टा आई इक्वल टू निवेश में परिवर्तन। यदि आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जो नोमेरिकल आपको VBI है, यह आपको नोमेरिकल इस आपका फाइनल एग्जाम में एक न एक नोमेरिकल जरूर से जरूर देगा। तो यदि सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0.8 है तो गुणांक मूल्य की गणना करें अर्थात गुणांक मूल्य के इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस सीमांत उपयोगी प्रवृत्ति अर्थात के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC अर्थात के इक्वल टू 1/1 0.8 अर्थात यहाँ पर देखिए हमारा के का वैल्यू आ गया, के इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.8। इसको हम लोग लिखेंगे 1 इक्वल टू 0.2। इसके बाद ये जो डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10/2, कट करेंगे तो राइट आंसर हमको मिल जाएगा 5। इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है अर्थात मुद्रा के प्रमुख क्या कार्य है, या फिर कह देगा मुद्रा के प्राथमिक गौण तथा आकस्मिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मुद्रा के प्रमुख कार्य नंबर 1 में हो जाएगा मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है अर्थात विनिमय किसे कहते हैं अर्थात एक आयात निर्यात को ही विनिमय कहते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत आ जाता है मूल्य मापन की इकाई, यह आपका प्राथमिक कार्य है मुद्रा के। इसके बाद गौण कार्य क्या है अर्थात गौण मतलब होता है सहायक कार्य क्या है, स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचयन, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा साख का आधार, राष्ट्रीय आय का वितरण, पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी आदि। इसके बाद क्वेश्चन है यह मुद्रा का कार्य है, यह मुद्रा का कार्य है, क्या मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी अर्थात मूल्य का संचयन, विनिमय का साधन माध्यम और मूल्य का मापक। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कीमत स्थिर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मुद्रा के प्राथमिक कार्य में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
मूल्य का मापक और मूल्य का संचयन। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुद्रा के गौण कार्य के लिए मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी स्थगित भुगतान की माप, मूल्य स्थानांतरण, मूल्य का संचयन आदि। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1000 रुपये की नोट प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा का उदाहरण है, सत्य है या असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा पूर्ति से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी समय विशेष में किसी देश की प्रसार में उपलब्ध मुद्रा तथा जामा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा पूर्ति अर्थात मनी सप्लाई कहा जाता है। यह मुद्रा आपूर्ति या तो मुद्रा के रूप में या फिर जामा के रूप में अस्तित्व में होती है। मुद्रा के रूप में विभिन्न मूल्य के रुपये तथा सिक्के होते हैं। दूसरी ओर जामा के रूप में बैंकों में जमा मुद्रा, मूल्य, चेक, ड्राफ्ट आदि होते हैं। भारत में मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है अर्थात RBI करती है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी आहरण पत्र या चेक या ATM के द्वारा हम मुद्रा का निकासी करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं या हमारे देश के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो देश की मौद्रिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक कहा जाता है जिसका मुख्य कार्य देश की मौद्रिक नीतियों की रचना, संचालन, नियमन, निर्देश और नियंत्रण होता है। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? हमारा देश का केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी मुख्यालय दिल्ली है। यह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में को स्थापना हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन है? केंद्रीय बैंक अर्थात हमारा केंद्र का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 1935 ईस्वी को। इसके बाद है, केंद्रीय बैंक से क्या कार्य करते हैं? या भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। या केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कैसे कार्य करता है, समझाइए। या फिर केंद्रीय बैंक के 4 मुख्य कार्य बताइए। या फिर एक केंद्रीय बैंक के मुद्रा जारी करने के कार्य की व्याख्या कीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा तो आपको वही एक ही आंसर लिखना है। सभी का सेम क्वेश्चन का सेम आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो केंद्रीय बैंक के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, मुद्रा निर्गमन। इसके अंतर्गत देश में मुद्रा निर्गमन अर्थात मुद्रा जारी करने का एकमात्र शीर्ष संस्था केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक को अपने द्वारा जारी मुद्रा के मूल्य परिसंपत्तियों का सुरक्षित भंडार करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में सोना, चांदी, सिक्के, विदेशी मुद्रा तथा प्रतिभूतियों शामिल होती है। केंद्रीय बैंक से उधार लेने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है। सरकार अपनी प्रतिभूतियों केंद्रीय बैंक को बेचती है तथा जब भी केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदती है, इनके मान के समतुल्य मुद्रा जारी करता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। केंद्रीय बैंक मुद्रा के परिचालन या उसके निरस्तीकरण का कार्य करता है। सरकार बजट के घाटे से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है। केंद्रीय बैंक अपने पास जमा राशि से या नई नोट छापकर सरकार को मदद करती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, सरकार का बैंकर। केंद्रीय बैंक केंद्रीय सरकार तथा अन्य
राज्यों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को चालू खाते के नगद राशि को केंद्रीय बैंक के पास जमा रखता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करता है एवं निर्देश पर भुगतान करता है। केंद्रीय बैंक सरकारों को अल्प अवधि ऋण भी प्रदान करती है। इसका माध्यम राजकोषीय हुंडियों होती है। केंद्रीय बैंक देश के सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है तथा सरकार को बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर सलाह देती है। इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा बैंकों का बैंक या पर्यवेक्षक। तो व्यवसायी बैंकों को अपनी संपूर्ण जमा का एक निश्चित अंश केंद्रीय बैंक में जमा करना पड़ता है, जिसे नगद जमा अनुपात कहते हैं। केंद्रीय बैंक इस राशि को सुरक्षित रखता है, बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है तथा बैंकों को केंद्रीकृत समाशोधन धन की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का पर्यवेक्षण नियमन और नियंत्रण करता है, जिसमें बैंकों को लाइसेंस जारी करना पड़ता है। विलय परिचालना प्रबंधन आदि का कार्य सम्मिलित है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाता है मुद्रापूर्ति तथा साख का नियंत्रण। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से मुद्रापूर्ति का साख नियंत्रण करता है। नंबर 1 परिणात्मक तरीके, जैसे नंबर 1 में हो जाएगा बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, या फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा व्यावसायिक बैंक से नगद कोष की अनुपात में परिवर्तन। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा गुणात्मक तरीके। इसके अंतर्गत साख की रासायनिक प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव या प्रचार। इसके बाद हमारा प्रचार या उपभोक्ता साख का नियंत्रण। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के क्या कार्य है। तो केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य है नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंकर एजेंट या वित्तीय परामर्शदाता, बैंकों का बैंक। चौथा पॉइंट हो जाएगा अंतिम ऋणदाता, समाशोधनम गृह का कार्य, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण, साख नियंत्रण, विकासात्मक कार्य आदि। इसके बाद क्वेश्चन है अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक क्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक 2 प्रकार से अन्य बैंकों को ऋण देता है। व्यापारिक बिलों की पूर्ति, कसौटी करके प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंक अपनी जमा का एक भाग व्यापारिक बिलों के रूप में रखती है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक अपने पास विनिमय बिलों को केंद्रीय बैंक के पास साथ बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं। जब व्यापारिक बैंक के पास विनिमय बिलों की संख्या कम रहती है तो उन्हें नगद मुद्रा की राशि आवश्यकता पड़ती है, तो वे प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में रख लेते हैं। इसके आधार पर उन्हें केंद्रीय बैंक से प्रत्यक्ष ऋण मिलता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य के अत्यंत महत्व है। इस सुविधा के कारण ही कोई बैंक दिवालिया होने से बच जाती है और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण रहता है। अर्थात ये सब हमारा इसका पॉइंट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक का क्या कार्य है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य आपका सरकार का बैंकर एजेंट, सलाहकार, नोट जारी करने का, बैंकों का बैंक। इसके बाद क्वेश्चन है भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI। इसके बाद है नरसिंघम समिति का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। इसके बाद क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आपको मैंने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूं दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।